हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे साथियों। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल के जीरो टू हीरो बैच में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं 12th क्लास की फिजिक्स। इससे पहले 6 लेक्चर कंप्लीट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज है 7th लेक्चर। इसमें हम डिस्कस करेंगे आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत और इसके साथ ही विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक ही जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, मुझे तो रास्ता खुद बनाना है। यानी कि आपको स्वयं मेहनतें करनी है और अभी से मेहनत करनी स्टार्ट कर देनी है, ताकि हम एग्जाम तक बिल्कुल परफेक्ट और टॉप स्कोर लेकर आ सकें। अब कल की क्लास का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम डाला जाता है तो बल निर्वात की तुलना में घट जाता है। तो हमने पढ़ा था परावैद्युतांक। परावैद्युतांक होता क्या है? परावैद्युतांक होता है निर्वात में बल तथा माध्यम में बल का अनुपात। माध्यम में बल के अनुपात को परावैद्युतांक के या फिर अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर कहते हैं। इसके साथ ही हमने पढ़ा था एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर। ये जो अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर होता है, इसका मान अलग अलग होता है। जैसे धातुओं के लिए अनंत होता है, वायु के लिए 1 होता है। इसी प्रकार हमने पढ़ा था अशुद्ध जल के लिए 80 होता है। ये सब कुछ हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? तो जैसे कोई निकाय है, इस प्रकार ये कोई निकाय है जिसमें n आवेश है, यानी जैसे ये Q नोड आवेश हो गया, ये Q1 आवेश, ये Q2 आवेश, ये Q3 आवेश, इस प्रकार n आवेश है। अब ये जो Q नोड आवेश है, इस पर ये Q1, Q2, Q3 ये सभी आवेश बल लगाते हैं। ये आवेश क्या लगाते हैं? ये सभी आवेश हैं वो इस पर ही बल लगाते हैं Q नोड पर। जैसे Q नोड है, उस पर Q1 बल लगाता है इस दिशा में F1 वेक्टर। अब Q नोड है, उससे Q1 की जो स्थिति सदिश है वो है R1 वेक्टर। ये क्या है? R1 वेक्टर। इसी प्रकार Q2 आवेश है, वो Q नोड पर बल लगाता है कुछ इस प्रकार F2 वेक्टर। इसी प्रकार Q3 आवेश है, वो इस पर बल लगाता है इस प्रकार F3 वेक्टर। इसी प्रकार इनके जो स्थिति सदिश वो क्या है? R2 वेक्टर, इसका स्थिति सदिश है R3 वेक्टर। इसी प्रकार n आवेश है, वो Q नोड पर बल लगाते हैं इस प्रकार Fn वेक्टर। तो नेट बल इस पर कितना लगेगा? यानी कि इस Q नोड पर नेट बल कितना लगेगा? तो सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? यही होता आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम थ्योरी लिख देते हैं। थ्योरी क्या लिखेंगे कि यदि किसी आवेशों के निकाय में n आवेश है, सभी आवेश Q नोड पर बल क्रमशः F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर बल लगाते हैं, तो नेट बल इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। यही हमें लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं, यदि किसी आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला
लगने वाला बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है किसी एक आवेश पर लगने वाला बल इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। आप नेट निकालोगे तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इन सब का योग कर देंगे। अब हम लिखेंगे माना निकाय में Q नोड Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेश स्थित है। इनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर डॉट 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 Rn वेक्टर है। आवेश Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn आवेश Q1 Q2 Q3 और Qn Q नोड पर क्रमशः F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3 वेक्टर डॉट 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 Fn वेक्टर बल लगाते हैं। तब F नेट कितना आ जाएगा, यानी कि Q नोड पर नेट बल कितना लगेगा, तो इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर कर दो, यानी कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट 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 Fn वेक्टर। अब बल का सदिश रूप यानी कि F वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले कोई भी सदिश रूप लिखने के लिए परिमाण भी लिखते हैं और दिशा बताने के लिए एकांक सदिश भी लिखते हैं। तो सबसे पहले तो कूलाम का नियम K Q1 Q2 यही होता है ना, कूलाम का नियम याद करो, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। Q1 के स्थान पर तो क्या आएगा, Q नोड पर ही बल लगा रहा है, Q1 भी Q2 भी Q3 भी सभी आवेश Q नोड पर ही बल लगा रहे हैं, तो Q1 के स्थान पर तो Q नोड ही आएगा। Q2 के स्थान पर दूसरा आवेश पहले Q1 ले लेना, फिर Q2 ले लेना, फिर Q3 ले लेना, इस प्रकार सभी आवेशों को ले लेना है आपको। तो सबसे पहले K Q1 के स्थान पर Q नोड ले लिया, Q नोड। Q2 के स्थान पर पहले आवेश की बात कर लेते हैं, Q1 अपॉन R स्क्वायर यानी कि R1 स्क्वायर, दिशा बताने के लिए R1 का केप हो जाएगा, प्लस में F2 निकालना है तो K वही फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 के स्थान पर Q नोड, Q2 के स्थान पर इस बार ये ले लो Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। दिशा बताने के लिए कोई भी वेक्टर निकालने के लिए आपको दिशा भी चाहिए और एकांक सदिश भी चाहिए, तो R2 केप आ जाएगा, प्लस में फिर से K Q नोड Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर और R3 का केप। इस प्रकार ये n आवेश तक चलेगा। K Q नोड पर बल लगा रहा है, nवा आवेश Q1 अपॉन Rn का होल स्क्वायर और Rn केप। क्लियर है क्या? अब इन सब को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। आप नेट निकालते हैं तो
के क्यू नोड तो सब में सेम है, तो ये तो आ जाएगा बाहर के क्यू नोड। बाकी पार्ट को हम सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि I बराबर 1 से n तक। अब देखो के क्यू नोड तो आ गया, अब जो चेंज हो रहा है ना उसको लिख दो। चेंज Q1 Q2 Q3 ये हो रहा है ना, तो QI लिख दो। और क्या चेंज हो रहा है अपोन में, R1 R2 R3 ये सब चेंज हो रहा है ना, तो इसे भी लिख दो RI से। अब 1 2 3 ये भी चेंज हो रहा है, तो इसे लिख दो RI केप से। क्लियर है? इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वापस आप I बराबर 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, देखो के क्यू नोड Q1 अपोन में R1 स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर स्क्वायर लिख लेना, R1 स्क्वायर और R1 का केप। फिर I बराबर 1 से लेकर n तक है ना, तो फिर 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो ये आ जाएगा, n रखोगे तो ये आ जाएगा। तो आप इस फॉर्म में भी इसे लिख सकते हो। यही होता है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम सीखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरे आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र। बिल्कुल आसान है। जैसे मैं हूं और आवेश हूं, और ये जो क्लासरूम होगा वो मेरा क्षेत्र हो जाएगा। अब इस क्लासरूम में दूसरा जैसे कोई विद्यार्थी आता है तो उस पर मेरा बल लगता है। इसी प्रकार आवेश होता है, आवेश का क्या होता है? अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे यहाँ पर क्यों आवेश है, इसका क्या है? अपना क्षेत्र है। इस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आएगा तो वो क्या करेगा? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। यदि समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, असमान आवेश होगा तो आकर्षण होगा। इस आवेश के लिए इससे बाहर जो भी है वो सब कुछ अनंत है, यानी इसके लिए इस अपने क्षेत्र से बाहर जो भी है वो इस आवेश के लिए अनंत होता है। समझ में आया? यही इसकी डेफिनेशन होती है, लिख लेते हैं। किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें दूसरे आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश है वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बात आती है एक परीक्षण आवेश, टर्म आएगी परीक्षण आवेश की। तो परीक्षण आवेश क्या होता है? हेडिंग डालो, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या होता है? तो परीक्षण आवेश होता है एक ऐसा आवेश जिसका परिमाण अत्यंत अल्प हो। कहने का मतलब है कि जैसे पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसके तुलना में मैं क्या हूं? मैं एक परीक्षण आवेश हूं, यानी मेरा परिमाण बहुत ही कम है, उसे ही कहते हैं परीक्षण आवेश। क्लियर हुआ? एक ऐसा आवेश जिसका परिमाण अत्यंत अल्प होता है
उसे कहते हैं परीक्षण आवेश। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक ऐसा आवेश जिसका परिमाण अत्यंत अल्प हो उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश कहते हैं, यानी कि एक ऐसा आवेश जिसका परिमाण बहुत ही कम हो, अत्यंत अल्प हो, उसे ही परीक्षण आवेश कहते हैं। अब परीक्षण आवेश को क्या लिखते हैं? तो सामान्यतः परीक्षण आवेश को धनावेश लिया जाता है। तो ये भी पॉइंट लिख लो। सामान्यतः परीक्षण आवेश को धनावेश से प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः परीक्षण आवेश को धनावेश से प्रदर्शित किया जाता है। सेकंड और लिख लो। सामान्यतः परीक्षण आवेश को क्यू नोड से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर क्यू नोड टेंस टू 0 भी लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम परिमाण होता है इसका। क्लियर हुआ? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले पढ़ा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरे आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि ये आवेश है तो इसका ये विद्युत क्षेत्र है। इसमें दूसरे आवेश आएंगे तो हो सकता है समान प्रकृति के आवेश होंगे तो वो प्रतिकर्षित हो जाएंगे। यदि असमान प्रकृति का आवेश होगा तो उनमें आकर्षण हो जाएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा परीक्षण आवेश क्या होता है। तो परीक्षण आवेश होता है एक ऐसा आवेश जिसका परिमाण अत्यंत अल्प होता है, उसे ही हम परीक्षण आवेश कहते हैं। सामान्यतः परीक्षण आवेश को धनावेश लिया जाता है और इसे क्यू नोड से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश को मैंने एग्जाम्पल से समझाया था। जैसे पृथ्वी कितनी बड़ी है, उसके सामने मैं क्या हूं? परीक्षण आवेश हूं। क्लियर है? अब आता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो डेफिनेशन लिखनी है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ई से लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला, मात्रक, विमा, सब कुछ इसका ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो क्या लिखोगे? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा?
ऊपर तो आ जाएगा स्थिर वैद्युत की बल, ऊपर क्या आ जाएगा स्थिर वैद्युत बल, और नीचे क्या आएगा परीक्षण आवेश। कहने का मतलब है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत की बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला देखो E बराबर परीक्षण आवेश है, सामान्यतः हम परीक्षण आवेश को किससे लिख रहे हैं Q नोड से लिख रहे हैं ना, तो Q नोड से लिख दिया, और इसके ऊपर लगने वाला स्थिर वैद्युत की बल यानी कि F, ये हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। ये कुछ पॉइंट ध्यान में रखना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, वो भी ध्यान में रखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक E का मात्रक, मात्रक क्या होगा तो ध्यान रखना, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन बटा आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ध्यान में रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। बाकी मात्रक भी आपको ध्यान में रखना है। एक मात्रक ये भी होता है वोल्ट प्रति मीटर, भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। दोनों मात्रक आपको ध्यान में रखना है। पूछ ले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसका सदिश रूप क्या होता है, तो मैं यहां पर वो भी नोट करवा देता हूं आपको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका सदिश रूप नोट करवा देते हैं। सदिश रूप, सदिश रूप क्या होगा, तो E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो एक सदिश राशि है इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया। अप वेक्टर बल भी एक सदिश राशि होती है तो अप के ऊपर भी वेक्टर लगा दिया। अब आवेश तो एक अदिश राशि होती है ना, इसलिए Q नोड को Q नोड रख दिया, तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा Q नोड लिख सकते हैं। यदि आपको कई बार पूछ लेता है यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है तब आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा, यानी कि ऐसे पूछ लेना आपसे, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है तब उस स्थान पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या होगा, अप वेक्टर बराबर Q नोड E वेक्टर हो जाएगा। अप बराबर QE, डायरेक्ट याद रखना, पूछूंगा मैं, अप बराबर QE। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र E है तब उस स्थान पर लगने वाला बल क्या होगा, अप बराबर QE। अच्छी तरीके से याद रहा होगा। आई होप आपको यहां तक वीडियो क्लियर हुआ होगा। अब देखिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका मात्रक निकाल लिया है, इसकी विमा भी निकाल लेते हैं। E की विमा, विमा क्या होगी, तो देखो मात्रक क्या था हमारा, देखो फॉर्मूला लिखो E बराबर F बटा Q नोड। F क्या है, बल है, बल की विमा क्या होती है m1 l1 t-2। Q आवेश है, आवेश की विमा क्या होती है a1 t1। अब देखो E की विमा क्या हो जाएगी m1 l1
टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 यानी -2 और -1 टी -3 और a -1। ये हो जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा m1 L1 t -3 a -1। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और साथ के साथ पढ़ते जाइए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाइए। और जो नए स्टूडेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट और जरूर करें और सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। थैंक यू।